Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I'm Assistant Professor Malik Muhammad Ali and you are watching Project Management Simplified video series. This is lesson 5. इसमें हम केस स्टडी डिस्कस करेंगे और ये इस केस स्टडी का पार्ट 1 है. ये टॉपिक्स इस करंट वीडियो में डिस्कस किए गए हैं. सबसे पहले रिव्यू ऑफ लेसन 4. लेसन 4 में हमने प्रोजेक्ट बिजनेस केस की बात की थी. प्रोजेक्ट बिजनेस केस एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें प्रोजेक्ट शुरू करने के या प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स और रीजंस मेंशन किए गए होते हैं. ये डॉक्यूमेंट सपोर्ट करता है डिसीजन मेकिंग में कि प्रोजेक्ट को शुरू किया जाए या ना किया जाए, और प्रोजेक्ट की कंप्लीशन पर इस डॉक्यूमेंट की मदद से हम ये चेक कर सकते हैं कि हम अपने प्रोजेक्ट में किस हद तक कामयाब रहे हैं. दूसरे नंबर पर हमारे पास एक डॉक्यूमेंट था प्रोजेक्ट बेनिफिट्स मैनेजमेंट प्लान. बेनिफिट्स मैनेजमेंट प्लान ये बताता है कि कब और कैसे इस प्रोजेक्ट से हमें बेनिफिट्स हासिल होना शुरू होंगे और उन बेनिफिट्स को मेजर करने का तरीक़ेकार क्या होगा. ये दो चीज़ें मेंशन होती हैं मेनली प्रोजेक्ट बेनिफिट्स मैनेजमेंट प्लान में. आगे चलते हैं. ये कुछ रिलेशनशिप था डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स का. इसमें सबसे पहले नीड्स असेसमेंट. नीड असेसमेंट के मुताबिक बिजनेस केस हमने तैयार किया और उस बिजनेस केस से बेनिफिट्स मैनेजमेंट प्लान निकला और प्रोजेक्ट चार्टर हमने डेवलप किया. इस प्रोजेक्ट चार्टर से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बनता है. तो ये असल में तरतीब है. ये जो चीज़ है यहाँ पे अगर आप देखें, ये जो काम है ये प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले का है, यानी बिजनेस केस और बेनिफिट्स मैनेजमेंट प्लान ये प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले बनाया जाता है और प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग पे हम ये प्रोजेक्ट चार्टर बिल्ड करते हैं. ठीक है. प्रोजेक्ट जो स्टार्ट होता है वो प्रोजेक्ट चार्टर से स्टार्ट होता है. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस ग्रुप की बात हमने की थी लास्ट लेसन में. हमारे पास 5 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के प्रोसेस ग्रुप्स होते हैं: इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग एंड क्लोजिंग. ये आप देख सकते हैं. इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड क्लोजिंग. मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल इन तमाम प्रोसेस ग्रुप्स के अंदर अप्लाई होता है. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के प्रोसेस ग्रुप्स प्रोजेक्ट फेजेस के इक्विवेलेंट नहीं होते. हर फेज में ये 5 प्रोसेस ग्रुप अप्लाई होते हैं. आगे चलते हैं. बिजनेस केस. बिजनेस केस में नॉर्मली हमारे पास ये 10 डिफरेंट हेडिंग्स के अंदर हमारे पास डिटेल्स होती हैं. सबसे पहले इंट्रोडक्शन या बैकग्राउंड प्रोजेक्ट के बारे में या जो भी प्रॉब्लम एट हैंड है, फिर उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर सिचुएशन, करंट सिचुएशन या प्रॉब्लम या अपॉर्चुनिटी स्टेटमेंट होती है हमारे पास, अजम्पशंस या कंस्ट्रेंट्स होते हैं, एनालिसिस ऑफ ऑप्शंस एंड रिकमेंडेशंस. इसकी बेस के ऊपर हम तय करते हैं कि हमें प्रोजेक्ट को शुरू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. प्रिलिमिनरी प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बजट एस्टीमेट एंड फाइनेंशियल एनालिसिस होती है, स्केड्यूल एस्टीमेट होता है, पोटेंशियल रिस्क होते हैं और आखिर में ये फाइनेंशियल डिटेल्स होती हैं एग्जिबिट्स के अंदर, कि जिसमें ये तय किया जाता है, देखा जाता है कि प्रोजेक्ट से कब बेनिफिट्स हासिल होना शुरू होंगे और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितने अरसे में होगी वगैरह वगैरह. ये सारी फाइनेंशियल डिटेल्स एग्जिबिट्स के अंदर आखिर में मेंशन की जाती हैं. अब हम आते हैं हमारे ये जो प्रोसेस ग्रुप्स थे. इनिशिएटिंग प्रोसेस ग्रुप को हम देखते हैं. हम पूरी केस स्टडी लेकर चल रहे हैं. एक प्रोजेक्ट हम लेंगे और पूरा शुरू से आखिर तक उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे. तो इसमें आप ये देखें, इनिशिएटिंग प्रोसेस ग्रुप है. इनिशिएटिंग प्रोसेस ग्रुप में हमारे पास 2 काम थे. एक प्रोजेक्ट चार्टर हम बनाते थे और दूसरे नंबर पर स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई करना है. प्रोजेक्ट चार्टर जो हम बनाते हैं इसका ताल्लुक किस नॉलेज एरिया से है? प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट से है. और
आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स का ताल्लुक प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर मैनेजमेंट से है। इनिशिएशन में क्या होता है भाई, इनिशिएट आप प्रोजेक्ट को भी करते हैं या प्रोजेक्ट के किसी फेज को भी आप इनिशिएट कर सकते हैं। इनिशिएशन बेसिकली प्रोजेक्ट को डिफाइन करता है और ऑथराइज करता है कि ये प्रोजेक्ट शुरू कर दिया जाए, यानी एक फॉर्मल ऑथराइजेशन होती है प्रोजेक्ट की और प्रोजेक्ट की डेफिनेशन उस फेज के अंदर की जाती है। दो डॉक्यूमेंट्स इनिशिएशन के अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा, एक प्रोजेक्ट चार्टर और दूसरा स्टेक होल्डर रजिस्टर। प्रोजेक्ट चार्टर क्या है, ये फॉर्मली रिकग्नाइज करता है एग्जिस्टेंस ऑफ द प्रोजेक्ट, और स्टेक होल्डर रजिस्टर में हमारे पास क्या है कि इसमें स्टेक होल्डर की हमारे पास लिस्ट होती है, उनके इंटरेस्ट, उनके कंसर्न्स और उनको मैनेज करने से मुतालिक स्ट्रेटजी मेंशन की जाती है। स्टेक होल्डर्स कौन कौन हो सकते हैं? स्टेक होल्डर्स कोई भी शख्स, ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं जो हमारे प्रोजेक्ट से अफेक्ट हो रही हों या जो हमारे प्रोजेक्ट को अफेक्ट कर रही हों। इसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी हो सकते हैं, कॉमन सिटीजन्स भी हो सकते हैं। ये आपको तय करना होता है कि कौन लोग हैं जो हमारे प्रोजेक्ट से अफेक्ट होंगे। जो भी अफेक्ट होंगे या हमारे प्रोजेक्ट को अफेक्ट करेंगे वो स्टेक होल्डर में शामिल होंगे। लास्ट लेसन में हम डिस्कस कर चुके थे प्रोजेक्ट चार्टर क्या होता है, और प्रोजेक्ट चार्टर के अंदर जो मेन हेडिंग्स होती हैं वो क्या होती हैं, ये आपके रिव्यू के लिए दोबारा मेंशन किया गया है। ये प्रोजेक्ट चार्टर के अंदर प्रोजेक्ट का पर्पस होता है, हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ऑब्जेक्टिव्स और सक्सेस क्राइटेरिया होता है, बजट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होती है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन होती है, माइलस्टोन की समरी होती है, स्टेक होल्डर्स की लिस्ट होती है, नेम एंड अथॉरिटी ऑफ ऑफिशियल्स ऑथराइजिंग द चार्टर ये होता है, और फिर आखिर में असाइन प्रोजेक्ट मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। ये आपके सामने एक सैम्पल प्रोजेक्ट चार्टर है। इसमें आप देखें प्रोजेक्ट का टाइटल मेंशन है, स्टार्ट डेट, एंड डेट, बजट की इंफॉर्मेशन है, प्रोजेक्ट मैनेजर, उसका नाम, उसके कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं, प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं वो यहाँ मेंशन है, प्रोजेक्ट का सक्सेस क्राइटेरिया क्या है वो यहाँ मेंशन है। अप्रोच से मुराद यहाँ पे ये है कि इस प्रोजेक्ट को हम अचीव कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप क्या काइंड ऑफ माइलस्टोन्स हैं जो हम अचीव करेंगे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, इसको एक नज़र आप लोग देख लें, अगर किसी ने यहाँ पे पॉज करना है तो पॉज कर ले, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेंगे। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहे हैं। फिर यहाँ पे प्रोजेक्ट चार्टर में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेंशन की गई हैं कि कौन कौन लोग हैं इस वक्त जो हमारे प्रोजेक्ट की टीम में हैं, उनके रोल्स क्या हैं, उनकी पोजीशन क्या है, उनकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स क्या हैं। फिर जो स्टेक होल्डर्स जिन्होंने साइन किया है, सिग्नेचर्स ऑफ ऑल द अबव स्टेक होल्डर्स ये होगा। कमेंट्स, मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ कमेंट्स हो सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रोजेक्ट, वो यहाँ पे मेंशन किए जा सकते हैं। तो ये एक सैम्पल प्रोजेक्ट चार्टर है आप लोगों के लिए, आप लोग इसको एक नज़र देख लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। होल्डिंग अ प्रोजेक्ट किक ऑफ मीटिंग। जब प्रोजेक्ट चार्टर तय हो जाता है, प्रोजेक्ट चार्टर साइन हो जाता है, अब इसके बाद जो हमारा सबसे पहला स्टेप होना चाहिए वो एक किक ऑफ मीटिंग का होना चाहिए। तो किक ऑफ मीटिंग इज अ मीटिंग हेल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ अ प्रोजेक्ट सो दैट स्टेक होल्डर्स कैन मीट ईच अदर, रिव्यू द गोल्स ऑफ द प्रोजेक्ट एंड डिस्कस फ्यूचर प्लान्स। यानी स्टेक होल्डर्स एक तो एक दूसरे से मिलें, रिव्यू कर लें गोल्स को और फ्यूचर के प्लान्स को डिस्कस कर लें। इस काम के लिए ये हम करते हैं किक ऑफ मीटिंग।
मीटिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? मीटिंग के अंदर हमारे पास 3 अहम चीज़ें हैं। पहली चीज़ मीटिंग के अंदर है कि मीटिंग का ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, एजेंडा होना चाहिए। तीसरे नंबर पर हमारे पास लिस्ट होती है एक्शंस की कि हमें क्या एक्शंस परफॉर्म करने हैं, कौन वो एक्शंस परफॉर्म करेगा और कब ये एक्शंस कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा चौथे नंबर पर हमारे पास चीज़ होती है कि नेक्स्ट मीटिंग कब होगी, यानी मीटिंग ऑब्जेक्टिव, एजेंडा, एक्शन आइटम्स और आखिर में नेक्स्ट मीटिंग। एक्शन आइटम्स जब हम मेंशन करेंगे तो एक्शन आइटम्स के साथ हम ये मेंशन करेंगे कि कौन वो एक्शन परफॉर्म करेगा, कब तक कंप्लीट करेगा। ये 2 चीज़ें एक्शन के साथ फर्दर आएंगी और फिर उसके बाद नेक्स्ट डेट एंड टाइम ऑफ मीटिंग। ये हो गई हमारी किक ऑफ मीटिंग। अब हम आगे चलते हैं। ये टेम्पलेट है हमारे पास किक ऑफ मीटिंग का, आप लोग एक नज़र इसको देख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। स्टेक होल्डर्स, किसी भी प्रोजेक्ट का मेन गोल, मेन ऑब्जेक्टिव स्टेक होल्डर्स की नीड्स को फुलफिल करना और उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना होता है। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम स्टेक होल्डर्स की इन टाइम दुरुस्त आइडेंटिफिकेशन करें। स्टेक होल्डर्स हमारे पास 2 किस्म के हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल स्टेक होल्डर्स कौन हो सकते हैं? प्रोजेक्ट का स्पॉन्सर, प्रोजेक्ट की टीम, सपोर्ट स्टाफ, इंटरनल कस्टमर्स वगैरह वगैरह। और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स कौन कौन हो सकते हैं? प्रोजेक्ट के कस्टमर्स, कंपटीटर्स, सप्लायर्स और गवर्नमेंट, सिटीजन्स एक्सेट्रा। ये सारे एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं। अब स्टेक होल्डर रजिस्टर जो है उसके अंदर हम नॉर्मली ये 3 मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो हम लाजमी तौर पर रजिस्टर करते हैं। एक तो स्टेक होल्डर की इंफॉर्मेशन, उसके अंदर हम नाम, उसकी पोजीशन, उसकी लोकेशन, उसका रोल, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, ये 4 चीज़ें हम रखते हैं। फिर स्टेक होल्डर की क्लासिफिकेशन करते हैं कि वो इंटरनल है या वो एक्सटर्नल है। और फिर आखिर में असेसमेंट इंफॉर्मेशन होती है कि स्टेक होल्डर की मेजर रिक्वायरमेंट्स और एक्सपेक्टेशंस क्या हैं विद रिस्पेक्ट टू द प्रोजेक्ट, उसके पोटेंशियल इन्फ्लुएंसेस क्या हो सकते हैं प्रोजेक्ट पर, और उसका स्पेसिफिक इंटरेस्ट प्रोजेक्ट के किन फेजेस में होगा। इस चीज़ का तयन करना बहुत ज़रूरी है। ये जो असेसमेंट है ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट है किसी भी प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल होने के लिए। ये प्रोजेक्ट मैनेजर को शुरू में करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो इंफॉर्मेशन होती है स्टेक होल्डर रजिस्टर की, ये नॉर्मली क्लासिफाइड होती है, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर कभी भी डिस्क्लोज नहीं करते हैं। ठीक है, बाकी इन्फॉर्मेशन तो आप डिस्क्लोज कर सकते हैं, जैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ, ये आइडेंटिफिकेशन से मुतालिक इन्फॉर्मेशन है, स्टेक होल्डर की क्लासिफिकेशन है, ये तो आप कर सकते हैं डिस्क्लोज। इसको नॉर्मली क्लासिफाइड रखा जाता है। तो ये एक सैम्पल स्टेक होल्डर रजिस्टर है, आप देखिए इसमें नाम मेंशन किया है, पोजीशन है, इंटरनल एक्सटर्नल है कि नहीं है, और प्रोजेक्ट रोल क्या है स्टेक होल्डर का, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है मेंशन की गई है सैम्पल स्टेक होल्डर रजिस्टर में। मगर जो क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है वो आगे मेंशन है। ये देखिए कॉन्फिडेंशियल है स्टेक होल्डर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी,
उसमें हमने कहा जो फ्लेमिंग। अब जो फ्लेमिंग था कौन? जो फ्लेमिंग CEO है, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। जो फ्लेमिंग, इसका लेवल ऑफ इंटरेस्ट क्या है? हाई है। लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है? हाई है। पोटेंशियल मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? जो लाइक्स टू स्टे ऑन द टॉप ऑफ की प्रोजेक्ट्स एंड मेक मनी। जो है वो हर प्रोजेक्ट में चाहता है कि उसको लूप में रखा जाए, नंबर 1। नंबर 2, वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट से बात करता है, उसको प्रोजेक्ट से प्रॉफिट चाहिए, तो उसको हैंडल करने के लिए ज़रूरी है कि हैव अ लॉट ऑफ शॉर्ट फेस टू फेस मीटिंग्स एंड फोकस ऑन अचीविंग द फाइनेंशियल बेनिफिट्स ऑफ द प्रोजेक्ट। ये हमने एक स्ट्रेटजी बनाई है कि हम जो को किस तरीके से डील करेंगे। इसी तरीके से लुइस मिल्स, इसका लेवल ऑफ इंटरेस्ट तो लो है बट लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस इज वेरी हाई। जैसे कि जो का लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस हाई है, बिल्कुल इसी तरीके से लुइस मिल्स का भी लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस हाई है बट लेवल ऑफ इंटरेस्ट लो है। लेवल ऑफ इंटरेस्ट लो होने की कोई भी रीज़न हो सकती है। फॉर इंस्टेंस ये भी पॉसिबल है कि जो CEO है वो डायरेक्टली डील कर रहा है, लुइस मिल्स मे बी मैनेजिंग डायरेक्टर है, मे बी लुइस मिल्स, अगर आप यहाँ चेक करें, लुइस मिल्स PR डायरेक्टर है, ठीक है। अब ये जो PR डायरेक्टर है लुइस मिल्स, मे बी ये डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो इस प्रोजेक्ट के अंदर, इसलिए इसका इंटरेस्ट लो है। मे बी वो कंपनी छोड़ के जाना चाह रही है, किसी और कंपनी में स्विच करना चाह रही है, इसलिए उसका इंटरेस्ट लो है। मे बी उसके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं इस वक्त करंटली जिनको वो इस वक्त हैंडल कर रही है, इसलिए इस नए प्रोजेक्ट पे वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही। तो लेवल ऑफ इंटरेस्ट लो होने की कोई भी रीज़न हो सकती है, मगर हमें इन लोगों पे कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत होती है और इनके साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन रखने की ज़रूरत होती है जिनका लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस हाई होता है। चाहे लेवल ऑफ इंटरेस्ट लो ही क्यों ना हो, इन्फ्लुएंस अगर हाई है, कल को हो सकता है जो डायरेक्टली उसको प्रोजेक्ट ओवरसी करने के लिए असाइन कर दे लुइस को। एज अ रिजल्ट लुइस का जो लेवल ऑफ इंटरेस्ट है अचानक से बहुत हाई हो जाएगा और ऐसी सूरत में फिर आपके लिए परेशानियां होंगी अगर आप उसको ऑन बोर्ड नहीं लेंगे। तो अब यहाँ पे इसको मैनेज करने की देखें स्ट्रैटेजी हमने मेंशन की हुई है। लुइस हैज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन हर प्लेट एंड शी डज नॉट seem excited about this project. She may be looking at other job opportunities. Show her how this project will help the company and her resume. आगे चलते हैं। अब हम आते हैं स्टेक होल्डर एनालिसिस के ऊपर। It is a technique for analyzing information to determine which stakeholders' interest to focus on and how to increase stakeholder support throughout the project. इस टेक्निक के ज़रिए हम ये पता लगाते हैं कि स्टेक होल्डर्स के कौन से इंटरेस्ट हैं जिन पे हमें फोकस करना चाहिए और किस तरह से हम उनकी सपोर्ट को अपने प्रोजेक्ट के लिए बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे क्लासिफिकेशन के मुख्तलिफ मॉडल्स हो सकते हैं, मगर जो मॉडल ज़्यादा पॉपुलर है और ज़्यादा कॉमन है उसके ऊपर हम यहाँ डिस्कस करेंगे। So you can use different classification models to determine an approach for managing stakeholder relationships. For example, you can create a power interest grid to group stakeholders based on their level of authority and their level of concern for project outcomes. इन दो चीज़ों की बेस पर हम क्लासिफाई करते हैं स्टेक होल्डर्स को और उनके इंटरेस्ट और पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उनके साथ डील करते हैं। कैसे, वो भी हम देखते हैं। पहले तो ये देख लें कि हमारे पास जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इन 5 में से किसी एक कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते होंगे। या तो वो प्रोजेक्ट के बारे में टोटली अनअवेयर होंगे, या वो प्रोजेक्ट को सपोर्ट करते होंगे, या वो प्रोजेक्ट को लीड कर रहे होंगे, या वो प्रोजेक्ट के अंदर रेजिस्टेंट होंगे, रुकावट पैदा करना चाह रहे होंगे, या वो बिल्कुल न्यूट्रल होंगे। तो इन 5 में से किसी एक कैटेगरी में स्टेक होल्डर फॉल कर रहे हैं हमारे पास। और इन सब स्टेक होल्डर्स के पास 2 चीज़ें हैं, एक पावर
और इंटरेस्ट, इन दो चीज़ों के ऊपर हमने इनको कैटेगराइज करना है। ये देखिए हमारे पास पावर और इंटरेस्ट ग्रिड है। यहाँ पे अगर आप ये देखें, इंटरेस्ट जो है एक्स एक्सिस पे हमने डिफाइन किया हुआ है और पावर जो है ये वाई एक्सिस पे हमने डिफाइन किया है। ठीक है, अब ये देखिए ये वो लोग हैं जिनका इंटरेस्ट भी हाई है और पावर भी हाई है। जिन लोगों का इंटरेस्ट हाई है और पावर हाई है उनको हमें बहुत क्लोजली मैनेज करना है, अदरवाइज हमारा प्रोजेक्ट कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। उसके बाद दूसरी कैटेगरी उन लोगों की आती है कि जिनके पास पावर हाई है बट इंटरेस्ट उनका लो है। इनको हमें लाजमी तौर पर सेटिस्फाइड रखना है, लाजमी लूप में रखना है। इनको हमेशा फील हो कि ये इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं और उनको प्रोजेक्ट के बारे में कंप्लीट ब्रीफिंग्स टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहें, क्योंकि अभी उनका इंटरेस्ट लो है, ओवरनाइट ये इंटरेस्ट हाई भी हो सकता है ड्यू टू एनी रीज़न, और उस सूरत में फिर आपको डील करना मुश्किल हो जाएगा अगर आपने इनको लूप के अंदर नहीं रखा। फिर उसके बाद स्टेक होल्डर्स आते हैं जिनका इंटरेस्ट हाई है मगर पावर लो है। इनको आप हमेशा इन्फॉर्म्ड रखें, इनको तमाम जो प्रोजेक्ट के बारे में जो डिटेल्स हैं, वो जो प्रोग्रेस है उसके बारे में इनको हमेशा इन्फॉर्म्ड रखें। और ऐसा ग्रुप जिसका पावर भी लो है और इंटरेस्ट भी लो है, इसको आप सिर्फ मॉनिटर करें। मॉनिटर करने से मुराद ये है कि आप नज़र रखें, क्योंकि इनमें से हो सकता है कोई शख्स लो पावर लो इंटरेस्ट से निकलकर हाई इंटरेस्ट लो पावर पे आ जाए। हो सकता है यहाँ से स्विच होके हाई पावर पे चला जाए विद लो इंटरेस्ट, और ये भी पॉसिबल है कि पावर भी उसकी हाई हो जाए और इंटरेस्ट भी उसका हाई हो जाए, किसी की प्रमोशन हो जाए और उसको डेजिग्नेट भी कर दिया जाए इस प्रोजेक्ट के अंदर मेन फोकल पर्सन के तौर पर, तो ऑटोमेटिकली उसका इंटरेस्ट भी हाई हो जाएगा, उसके पास पावर भी हाई हो जाएगी इमीडिएटली। तो इन लोगों को सिर्फ आपको मॉनिटर करते रहना होता है कि इसमें से कोई शख्स बाकी तीन कैटेगरीज में मूव तो नहीं कर रहा। अगर बाकी तीन में से किसी भी कैटेगरी में मूव कर रहा है तो उसको वैसे डील करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये था हमारा पावर इंटरेस्ट ग्रिड फॉर स्टेक होल्डर प्रायोरिटाइजेशन। Power interest grid for stakeholder prioritization. The project team should take corrective action if stakeholders with high interest and high power, are also categorized as resistant or unaware. अगर एक ऐसा शख्स स्टेक होल्डर में मौजूद है जिसकी पावर भी हाई है और इंटरेस्ट भी हाई है और वो आपके प्रोजेक्ट के बारे में कतई लाइल में या आपके प्रोजेक्ट के बारे में इल्म तो है मगर वो रेजिस्ट कर रहा है प्रोजेक्ट को, तो ऐसे शख्स को, ऐसे स्टेक होल्डर को लाजमी तौर पर कन्विंस करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका प्रोजेक्ट कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकेगा। ऐसी सूरत में आपको क्या करना चाहिए? आपको यू नीड टू अंडरस्टैंड द रीजंस फॉर देयर रेजिस्टेंस एंड डेवलप अ स्ट्रेटजी टू हैंडल पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स। आपको लाजमी तौर पर उनकी जो रीजंस हैं उनकी रेजिस्टेंस की वो मालूम करने की ज़रूरत है और उनको डील करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आपका प्रोजेक्ट सक्सेस से हमकिनार नहीं हो सकेगा। Now this is the end of this lecture. Thank you very much. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू।